नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्रुप 16 की शुरुआत करने जा रहे हैं और ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबों को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेड एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। यानी कि इस ग्रुप का जो पहला मेंबर है ऑक्सीजन, उसे हम लोग हेड मेंबर बोलते हैं। इस आधार पर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। बच्चों, आज का लेक्चर जो है ऑक्सीजन फैमिली का पहला लेक्चर है और यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि ग्रुप 16 में कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद रहता है। तो ग्रुप 16 पी ब्लॉक का मेंबर है और इस ग्रुप में कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। उचित होगा कि अभी के अभी आप लोग याद भी कर लो कि ग्रुप 16 में कुल मिलाकर 5 एलिमेंट कौन कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। बच्चों जानो कि यहाँ पर जो ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम लोग चैल्कोजेंस भी बोल देते हैं। क्या नाम दे देते हैं बच्चों? CHALCOGENS। Why these elements are called chalcogens? तो chalcogens कहने का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओके, तो चैल्कोजेंस का मतलब तो हम लोगों ने समझ लिया कि वो सारा एलिमेंट जिन एलिमेंट्स का जरूरत होता है किसी और में, तो उन सारे एलिमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? चैल्कोजेंस। ओके, आप लोग देखोगे कि ज्यादातर और किसी भी मेटल का या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा या तो सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। तो चूंकि ग्रुप 16 का मेंबर ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह मोस्टली जितने भी ओर्स होते हैं उसका एक हिस्सा होता है और यही ओर फॉर्मिंग एलिमेंट भी कहलाता है और इसी वजह से इन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? चैल्कोजेंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम जो होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स में नहीं पाया जाता है। मैंने बोला मोस्टली ऑक्साइड या सल्फाइड पाया जाता है, रेयरली कम मात्रा में सेलुनाइड, टेलुराइड और पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो ये पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में ऐसे ही पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब अगर हम लोग यहाँ पर जाने कि इन सारे एलिमेंट्स में कौन कौन सा नॉन मेटल है, कौन कौन सा मेटल है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम जो है ये 4 एलिमेंट नॉन मेटल के कैटेगरी में होगा और ये जो अंतिम एलिमेंट पोलोनियम है ये एक्चुअली मेटल है। और ये मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि पोलोनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और ये रेडियो एक्टिव सीरीज में यूरेनियम और थोरियम के डिसइंटीग्रेशन के बाद हम लोगों को प्राप्त होता है। तो पोलोनियम जो होता है इसका हाफ लाइफ पीरियड भी बहुत कम होता है। हाफ लाइफ पीरियड कहने का मतलब कि जिस समय अंतराल में इसका मात्रा इनिशियल मात्रा के रिस्पेक्ट में आधा हो जाए, तो हाफ लाइफ पीरियड इसका बहुत ही कम होता है। इस वजह से इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा जानकारी नहीं यहाँ पर दे रहे हैं। वो इन चीजों के बारे में हम लोग रेडियो एक्टिविटी में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर मोस्टली हम लोगों को ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और थोड़ा बहुत पोलोनियम के बारे में जानना है। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं इन सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट मेनली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग यहाँ पर जब इन सबों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो पाएंगे कि इन सबों का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। इस वजह से इस ग्रुप के सारे मेंबर एक जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। किसी भी ग्रुप में हम लोग फर्स्ट मेंबर का अगर एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं तो बाकी सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम लोग खुद ब खुद निकाल भी सकते हैं। वो कैसे? मैजिक नंबर के थ्रू। अगर आप लोगों को याद हो तो मैजिक नंबर्स हम लोग क्या क्या काउंट करते थे बच्चों? तो आप लोगों को अगर याद हो तो मैजिक नंबर होता था 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ओके, तो यहां पर आप लोग जानो कि पीरियड 1 के एलिमेंट में हम लोगों को 2 जोड़ना पड़ता है, पीरियड 2 के एलिमेंट के लिए हम लोगों को 8 जोड़ना पड़ेगा, पीरियड 3 में 8, पीरियड 4 में 18, पीरियड 5 में 18, पीरियड 6 में 32। और मैजिक नंबर के बेसिक जानकारी को समझो। 2 कहने का मतलब कि सिर्फ इसमें एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा होगा, यानी कि नेक्स्ट मेंबर जो होगा उसमें क्या कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा होगा? एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
8 जोड़ने का मतलब होता है कि वहां पर s और p दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। आप लोग जानो s ऑर्बिटल में 2 और p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8, सॉरी 6। तो इस वजह से 6 और 2 कितना हो गया? 8। 8 जोड़ने का मतलब वही हुआ, s और p ऑर्बिटल यहाँ इन्वॉल्व रहा होगा। 18 जोड़ने का मतलब होता है s भी आया होगा, p भी आया होगा और d भी आ गया होगा। s ऑर्बिटल में हम लोग जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। p में कितने होते हैं बताओ? 6। और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। तो 10, 6, 16 और 2 18। ठीक है, 18 मैजिक नंबर जोड़ने का मतलब कि नेक्स्ट मेंबर जो किसी ग्रुप का होता है उसमें s ऑर्बिटल आया होगा, p आया होगा और d आया होगा। ओके, तो यहाँ पर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कितना s ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा होता है? 2। p में कितना? 6। और d में कितना होता है? 10। तो आप लोग देखो 6, 2, 8 और 10, 18 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं? अगर कहीं पर 32 जोड़ना है तो ये आप लोग जानो वहां s, p, d के साथ साथ f ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हुआ होगा। s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। p में कितने होते हैं बच्चों? आप लोग जानो 6। d में कितने होते हैं? 10। और f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 14। तो वही चीज हम यहाँ पर भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये सेकेंड पीरियड का मेंबर है, सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड में आ गया। तो ऑक्सीजन से सल्फर जैसे जाएंगे तो थर्ड पीरियड में हम लोग कितना काउंट करेंगे? ये 1, 2, 3। थर्ड पीरियड में 8 हम लोग जोड़ेंगे। तो बताओ, तो 8 में 8 जोड़े तो कितना हो गया बच्चों? 16। अब हम लोग ये फोर्थ पीरियड का मेंबर है सेलेनियम, तो फोर्थ पीरियड में हम लोग कितना जोड़ेंगे बच्चों? मैजिक नंबर 18। तो 16 और 18 कितना हो गया बच्चों? गौर से देखो 34। इसके बाद हम लोग ये फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड में कितना जोड़ेंगे? फिर से 18। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें फिर से 18। तो 34 और 18 कितना हो गया बच्चों? 52। ओके, अब हम लोग ये जो देखते हैं पोलोनियम जो कि 6th पीरियड का मेंबर है, तो 6th पीरियड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीरियड में हम लोग कितना जोड़ेंगे? मैजिक नंबर 32। तो यहाँ पर 52 में 32 जोड़ दें तो बच्चों कितना हो गया? 84। तो इस तरह से बच्चों हम लोग निकालते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एनी सर्टेन ग्रुप। ये जो मैंने यहाँ पर समय देकर बताया, ये सिर्फ ग्रुप 16 के लिए नहीं बताया, ग्रुप 17 में भी हम लोग इसी तरह निकालेंगे, ग्रुप 15 में भी हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। अगर इन चीजों को आप लोग ध्यान से और बारीकी से समझो तो चीजें आसान होती चली जाती हैं। ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इन सारे एलिमेंट्स का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कंडेंस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हीलियम, उसके बाद 2s2 और 2p4। तो ध्यान से देखना, वैलेंस सेल किसे बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल यानी कि सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 2s में 2 और 2p में भी बच्चों कितने? 2p में भी 1, 2। 2p4 कैसे लिखते हैं? ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, याद रखना यहाँ पर किस रूल का वायलेशन हो रहा है? यहाँ हुंड्स रूल का वायलेशन हो रहा है। हुंड्स रूल का कहना है कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होता है जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चलाए। मुझे पता है यहाँ पर इन चीजों को आप लोगों में से हर कोई जान रहा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंटली बोलने के लिए यहाँ पर आप लोगों को जैसे कोई अचानक से पूछा व्हाट इज हुंड्स रूल, तो आप लोग जवाब दे सको तुरंत से कि इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट ऑकर टिल ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ दैट एनर्जी लेवल इज सिंगली फिट। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान से याद भी रखना है और जवाब देने की काबिलियत भी रखना है, तो आप बेहतर स्टूडेंट हो। ओके, तो यहाँ पर 2p4 है तो 1, 2, 3 हम लोगों ने रख लिया और चौथा इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया। ओके स्टूडेंट, इसी तरह सल्फर की बात करें तो सल्फर में क्या होगा? हीलियम के बाद कौन सा नोबल कॉन्फ़िगरेशन? नियॉन। नियॉन में ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 3s2। तो 10 और 2 कितने हो गए बच्चों? 12 और 4 बच गया तो कितना हो जाएगा? 3p4। ओके, तो यहाँ 3p4 है तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब हम लोग सेलेनियम की बात करें। सेलेनियम में 18 इलेक्ट्रॉन जोड़े थे, याद रखना यहाँ पर मैजिक नंबर में इसमें 8 जोड़े और इसमें 18। और ध्यान रखना 18 जोड़ने का मतलब s और p ऑर्बिटल सिर्फ इंक्लूड नहीं होता है, d ऑर्बिटल भी इंक्लूड हो जाता है। तो यहां देखना नियॉन के बाद क्या हो जाएगा? आर्गन। आर्गन के बाद क्या? 4s2। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद क्या होगा? 3d10। अगर आप लोग अबाउज रूल को ध्यान से देखो तो अबाउज रूल के अनुसार क्या होता है कि 4s के बाद 3d का भरना होता है, क्योंकि वहां पर एनर्जी के बढ़ते क्रम में हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हैं। तो 4s से ज्यादा एनर्जी होता है 3d का, 3d से ज्यादा एनर्जी होता है 4p का। ओके, ऐसे n+l रूल से देखोगे ना, n+l रूल थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं आप लोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी बातें एटॉमिक स्ट्रक्चर की होती हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी वीडियो साथ में जा रहा है।
तो जब वीडियो साथ में जा रहा होगा तो वहां पर आप लोग देखोगे नहीं, वहां पर क्यों नहीं देखोगे? बोलोगे इन चीजों को तो मैं जानता ही हूं, इन चीजों को देख के मैं क्यों समय बर्बाद करूं। लेकिन यही जो छोटे छोटे बात मैं यहाँ पर बोलते जा रहा हूँ, ये सारी बातें तो पीरियोडिक टेबल में अपने पढ़ रखी है क्लास 11 में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही चीजों को तो पढ़ाता हूँ, कुछ और चीज थोड़ी ही पढ़ाता हूँ वहां पर। तो देखो यहाँ पर तो N+L रूल, जिसको कि हम लोग बोरबरीज रूल बोलते हैं, बोरबरीज रूल के अनुसार क्या होता है कि एनर्जी जो होता है कोई भी ऑर्बिटल का मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, हाइड्रोजन के लिए नहीं, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज में N+L, N इसके लिए 4 है, L कितना है 0, N+L कितना हुआ 4 + 0 4, यहाँ N+L कितना हुआ, N है इसके लिए 3 और L का वैल्यू D के ऑर्बिटल के लिए 2 होता है। ये सब चीज नहीं जानोगे अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स को क्लियरली नहीं देखते हो आप लोग। 3 और 2 कितना हो गया 5, और यहाँ N+L कितना 4 और P ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू होता है 1, तो ये कितना होगा 5। तो आप लोग गौर करोगे बोरबरीज रूल के अनुसार N+L वैल्यू 4s से ज्यादा होता है 3D का, लेकिन 3D और 4p में N+L का वैल्यू सेम है। बावजूद इसके हम लोग 4p को ज्यादा एनर्जी का मानते हैं, 3D को कम एनर्जी का मानते हैं, इस वजह से क्योंकि बोरबरीज रूल बोलता है कि अगर किसी दो ऑर्बिटल का N+L वैल्यू सेम आ जाए तो उस ऑर्बिटल को हम लोग ज्यादा एनर्जी का मानते हैं जिसका N वैल्यू ज्यादा है, 3 से ज्यादा 4 है ना, इस वजह से 4p को हम लोग ज्यादा एनर्जी का मानेंगे। इन चीजों से बोर नहीं होना बच्चों, जो आप लोग जान भी रहे होंगे तो भी दोबारा देख लें, उल्टी थोड़े आने लगेगा इन चीजों को दोबारा देखने के बाद, आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा बस। तो यहां पर देखो 4p में कितना हो जाएगा 4, कैसे 18 इसमें होते हैं, 2 20 10 30 और 34 है, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर भी 2 3 4। आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ 3D का 10 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रिप्रेजेंट किए? बच्चों सिर्फ हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी चीज का, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करें, वो लास्ट में हम कुछ बताएंगे आपको। इस वजह से वैलेंस शेल किसे बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहरी कक्षा होता है। तो बाहरी कक्षा इसका सेकेंड है, इसका थर्ड है, इसका फोर्थ है, 3D तो तीसरा सेल हो गया ना, ये आउटर मोस्ट सेल नहीं काउंट होगा, इसी वजह से 4s और 4p का ही सिर्फ यहाँ पर हमने दिखाया है। टेलुरियम का भी वैसे ही लेंगे, तो आप लोग याद करो यहाँ पर भी फिफ्थ में आप लोगों ने 34 से 52 कैसे लाया था, 18 इलेक्ट्रॉन जोड़ा था, और जहां पर 18 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे वहां पर d ऑर्बिटल भी आ जाएगा। हीलियम नियॉन आर्गन के बाद क्या है क्रिप्टन, क्रिप्टन में क्या है 5s2, सही है ना, ये 5s2, उसके बाद 4d10 और उसके बाद 5p4, ओके। तो ये ऐसे 1 2 1 2 3 4 5 4 ऐसे। पोलोनियम की बात करें, क्रिप्टन के बाद क्या होता है जीनॉन, जीनॉन के बाद 6s2, ठीक है। लेकिन याद होगा यहाँ पर हम लोगों ने 32 इलेक्ट्रॉन जोड़ा था, मैजिक नंबर 32 ऐड किया था, 32 करने का मतलब f ऑर्बिटल भी आएगा। तो 6s2 के बाद 4f14, 5d10 और 6p4। तो यहां पर देखोगे तो 4f और 5d तो इनर सेल का ऑर्बिटल है, तो हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। यहां पर ये भी सवाल आता है कि कैसे जानेंगे कि 3 के बाद 3s तो 3p, 4s के बाद 4p। तो याद रखना क्योंकि s और p ऑर्बिटल वैलेंस सेल का यूज होता है, d ऑर्बिटल जो होता है पेनल्टीमेट सेल का यूज होता है। पेनल्टीमेट मतलब आउटर मोस्ट सेल का जस्ट पहला, मतलब 4 है तो d ऑर्बिटल कौन सा होगा 3, 5 है तो d ऑर्बिटल कौन सा होगा 4, 6 है तो d ऑर्बिटल कौन सा होगा 5। लेकिन f ऑर्बिटल जो होता है एंटी पेनल्टीमेट सेल का यूज होता है। व्हाट इज एंटी पेनल्टीमेट सेल? तो आउटर मोस्ट के पहले, ये अगर वैलेंस सेल हो गया आउटर मोस्ट सेल 6, तो उसके पहले के पहले मतलब फोर्थ सेल, मतलब 6 - 2 का f ऑर्बिटल यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इन चीजों को हम लोग समझते हैं, जैसे कि आप लोगों को भोज खाने का निमंत्रण आया और निमंत्रण पत्र में लिखा हुआ है कि फलाने गली में, फलाने गली मतलब मान लो शिवशंकर पथ में बंद गली है, ओके, बंद गली, फलाने गली में बैलेंस वाले घर में आप लोगों को रात का निमंत्रण है। तो कहने का क्या मतलब, जो सबसे अंतिम होगा आउटर मोस्ट, तो वहां पर आप लोगों को जाके भोज खाना, किसी और के घर में नहीं गुजारना है। दूसरा, अगर आप लोगों से ये बोला जाए कि निमंत्रण पत्र में ये लिखा हुआ है कि पेनल्टीमेट सेल में आप लोगों के लिए रात्रि भोजन के लिए आप आमंत्रित हो, तो क्या वहां पर किस घर में जाओगे आप लोग? जो सबसे लास्ट है उसके जस्ट पहले वाला। और एंटी पेनल्टीमेट अगर बोला जाए तो क्या लिखा होगा, जो सबसे अंतिम है उसके पहले के पहले। तो इन चीजों को आप लोग समझना, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर वर्ड का इस्तेमाल करोगे तो चीजें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर का क्या क्या होता है। इन सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग देखो कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसमें भी 2s2 2p4,
H2P4 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 H2P4। तो आप लोगों को अभी मैंने क्या बताया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट मोस्टली डिपेंड्स, किस बात पर निर्भर करता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस चीज को समझना, हर जगह यूज होगा कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मुख्यतया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। और चूंकि इस ग्रुप के या फिर किसी भी ग्रुप के सारे मेंबर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, इस वजह से हम लोग क्या मानेंगे कि इस ग्रुप के सारे मेंबर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसा होगा। क्यों एक जैसा है किसी भी ग्रुप के मेंबर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी? क्योंकि उन सारे मेंबर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है। अब अगर बच्चों हम लोग ऑकरेंस की बात करें कि पृथ्वी पर इन सबों में जितने भी एलिमेंट है वो कैसे कैसे पाया जाता है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट अपॉन अर्थ क्रस्ट। तो ऑक्सीजन जो होता है सिर्फ ग्रुप 16 का नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। कहां पर? अर्थ क्रस्ट में। यूनिवर्स में बोला जाए तो हाइड्रोजन आप लोग जवाब दोगे, लेकिन पृथ्वी के सरफेस पर ऑक्सीजन जो होता है ये 46.6% बाय मास पाया जाता है और ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। मतलब पृथ्वी पर जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगर टॉप 10 एलिमेंट जो कि पृथ्वी पर पाया जाता है उन चीजों को आप लोग याद करना चाहो तो आप लोगों को पता होना चाहिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद टाइटेनियम और उसके बाद हाइड्रोजन मौजूद होता है। ये जो मैंने यहां पर लिख रखा है ये टॉप 10 एलिमेंट्स फाउंड अपॉन अर्थ क्रस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस टॉप 10 में आप लोग देखोगे कि नॉन मेटल 1 2 और ये 3 ही है। हाइड्रोजन इज द 10th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड अपॉन अर्थ क्रस्ट। किसी बुक में हाइड्रोजन के बारे में 9th भी लिखा हुआ रहता है, वो इस वजह से कि हाइड्रोजन और टाइटेनियम का मात्रा लगभग सेम है, तो फ्रैक्शन में कभी कभी हाइड्रोजन को ज्यादा मान लेते हैं, कभी कभी टाइटेनियम को। स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करोगे तो हाइड्रोजन को हम लोग 10th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट मानते हैं। लेकिन यहां पर तो हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है। आप लोग देखोगे कि यहां पर मन में आता है ना कि मोस्ट एबंडेंट कहने का मतलब एयर में कौन ज्यादा, नहीं। कंबाइंड स्टेट में जो भी चीज है जैसे ऑक्साइड रॉक्स, चट्टान, ईटा, पत्थर जो भी आप लोग देख रहे हो हर जगह पर ऑक्सीजन मौजूद है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो पूरे पृथ्वी के वजन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 46.6%, लगभग आधा के आसपास। मतलब पूरे पृथ्वी का लगभग हाफ वजन जो होता है वो ऑक्सीजन ही है। एलिमेंटल स्टेट में मतलब फ्री स्टेट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो ऑक्सीजन दो रूपों में पाया जाता है। वो कैसे कैसे? O2 और O3, मतलब डाई ऑक्सीजन और ओजोन। ओजोन तो बहुत कम मात्रा में जो कि अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद रहता है, जिसे हम लोग ओजोन लेयर भी बोलते हैं। और चैप्टर में यहाँ ग्रुप 16 में ओजोन को सेपरेटली हम लोग एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन पूछा जाए तो कितने तरह के एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है? दो तरह के। क्या क्या? O2 और O3, जिसमें O2 मोस्टली पाया जाता है। तो उल्टा करके लिख दें तो O3 और O2, ठीक है। O3 तो अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, O2 जो है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है लगभग 20.946% बाय मास, मतलब एयर में। कहां पर? इन एयर, ड्राई एयर, ड्राई लिख देना उचित है कि ड्राई एयर अगर रहेगा तो जैसे ह्यूमिड एयर रहेगा तो वहां पर वाटर का मात्रा बहुत ज्यादा होते चले जाता है। वाटर का मतलब कितना ज्यादा उसका तो कोई लिमिट नहीं है। बहुत ज्यादा ह्यूमिड मतलब वाटर का मात्रा ज्यादा, बहुत कम ह्यूमिड मतलब वाटर का मात्रा कम। लेकिन ड्राई एयर की अगर बात करें तो उसमें लगभग एज एन एवरेज 21% के आसपास एयर मौजूद होता है बाय वॉल्यूम। ओके, ये मास नहीं है, सॉरी, ये जो है वॉल्यूम है। और मास के रेस्पेक्ट में देखोगे ना ये लगभग 23.2% के आसपास रहता है। मास के रेस्पेक्ट में 23.2% और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लगभग 21% मौजूद रहता है ऑक्सीजन इन एयर में। सल्फर की अगर हम लोग बात करें कि सल्फर किस रूप में एबंडेंट रहता है, तो यहां पर आप लोग जानो कि सल्फर लगभग
0.03 से 0.1% बाय मास पृथ्वी पर पाया जाता है, यानी कि सल्फर बहुत कम मात्रा में। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अगर आप कंपेयर करो, ऑक्सीजन 46.6% बाय मास, तो सल्फर गौर कर रहे होंगे कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, बहुत कम में भी किस किस रूप में वो देखते हैं, लेकिन सल्फर जो होता है पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में, और इसे हम लोग सामान्य तौर पर ब्रीमस्टोन भी बोलते हैं। सल्फर को हम लोग ब्रीमस्टोन भी बोल देते हैं सामान्य तौर पर। ब्रीमस्टोन का एक और मतलब होता है, और वो मतलब होता है सुलवेरी। सुलवेरी कहने का क्या मतलब जाता है? सबसे पहले तो आप लोग जानो कि द नेम सल्फर टू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ संस्कृत वर्ड सुलवेरी। सुलवेरी जो है एक्चुअली संस्कृत वर्ड है, और इसी संस्कृत वर्ड के आधार पर सल्फर का नाम रखा गया है। क्या? सल्फर। मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम सल्फर रखा गया है किसके आधार पर? इस संस्कृत शब्द के आधार पर। और सुलवेरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुलवेरी? सुलवेरी मींस किलर ऑफ कॉपर। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? किलर ऑफ कॉपर। एक्चुअली सल्फर जो होता है कॉपर के साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है, मतलब द एफिनिटी ऑफ सल्फर टुवर्ड्स कॉपर इज वेरी हाई। इतना ज्यादा कि जैसे कॉपर का बर्तन है ना, उसमें गलती से भी सल्फर का बूंद नहीं रख देना, क्योंकि जैसे कॉपर सल्फर के संपर्क में आएगा तो गरम वरम करने की जरूरत नहीं होती। वो इतना ज्यादा रिएक्टिव या एफिनिटी रखता है कॉपर के साथ कि तुरंत से कॉपर के बर्तन को पूरा खा जाएगा, और क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर सल्फाइड में। और इन चीजों को आप बेहतर समझ सकते हो जब 12th में ही हम लोग मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे। तो मेटलर्जी में जब हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर देखते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं कि कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन होता है ना फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? एक्सट्रैक्शन मतलब क्या? कॉपर का सल्फाइड है, यानी कि कॉपर और सल्फर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक्सट्रैक्शन मतलब कि कॉपर में से सल्फर को अलग करना है, तो ये बहुत मुश्किल होगा ही। क्यों? बिकॉज कॉपर हैव या सल्फर हैव वेरी हाई एफिनिटी विद ईच अदर। इसी वजह से तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग नाम देते हैं सुलवेरी। सुलवेरी मींस किलर ऑफ कॉपर, और ये शब्द जो है सल्फर इसी शब्द सुलवेरी से आया हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब अगर जैसे बात करें कि ऑक्सीजन तो पृथ्वी पर एलिमेंटल स्टेट में O3 O2 के रूप में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, ज्यादातर कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है, एलिमेंटल स्टेट में ही पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में कैसे? ऑक्साइड, और हर जगह तो रहता है, सल्फेट हो कार्बोनेट हो, हर चीज में तो ऑक्सीजन है ही कंबाइंड फॉर्म में। सल्फर एलिमेंटल स्टेट में पृथ्वी पर रेयरली ही पाया जाता है। सल्फर जो होता है पृथ्वी पर रेयर अवस्था में पाया जाता है। किस रूप में? एलिमेंटल स्टेट में। सल्फर हमेशा पृथ्वी पर कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। सामान्य तौर पर सल्फर जो पाया जाता है किस रूप में? सल्फर पाया जाता है सल्फेट्स के रूप में या सल्फाइड्स के रूप में, और भी चीजों के रूप में पाया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर सल्फर या तो सल्फेट्स के रूप में पाया जाता है या तो सल्फाइड्स के रूप में। सल्फेट बहुत सारा हो सकता है, जैसे आप लोग एक दो याद कर लो, CuSO4.5H2। हम यहाँ पर नाम नहीं लिखने जा रहे हैं। कॉपर सल्फेट, इसे हम लोग बोल देते हैं पेंटाहाइड्रेटेड। कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O को हम लोग ब्लू विट्रॉल भी बोल देते हैं, कि नहीं? इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? ब्लू विट्रॉल। और इसका कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होता है CuH2O4 SO4.H2O। क्वेश्चन इन्हीं चीजों पर बनता है। ये कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं CuH2O4 SO4.H2O। ये हाइड्रोजन चैप्टर में भी मैंने पढ़ा रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट जो पेंटाहाइड्रेटेड होता है, तो वहां पर ये 5 वाटर मॉलिक्यूल किस रूप में रहता है? तो आप लोग जवाब दोगे 5 वाटर में से 4 वाटर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए रहता है, और 1 वाटर जो होता है कॉपर सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए रहता है। याद रहेगा ना, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉपर सल्फेट जो है ब्लू विट्रॉल, ये जो है हाइड्रेटेड है कि एनहाइड्रस है? तो याद रखना आप लोग कि ये जो है पूरा का पूरा हाइड्रेटेड है। यदि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस रहेगा, यानी कि सिर्फ CuSO4, तो ये याद रखना है अच्छे से, CuSO4 इज कलरलेस। याद रहेगा, ड्राई CuSO4 यानी कि वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो वो कलरलेस। और CuSO4.5H2O ये ब्लू कलर का। कलर क्यों आ जाता है हाइड्रेटेड फॉर्म में? इन चीजों का जवाब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे, ठीक है? या D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में भी इन चीजों को देखेंगे। और भी बहुत एग्जांपल है। FeSO4.7H2O, बताओ तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस इज ग्रीन विट्रॉल। ZnSO4.5H2O, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? व्हाइट विट्रॉल। इन चीजों को याद रखना नाम के साथ। CuSO4.7H2O में याद रखना वो इस तरह से रहता है, FeH2O6
FeSO4.H2O, यानी कि पूछा जाएगा FeSO4.7H2O जो है उसमें कितना वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 6 और एक वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। व्हाइट विट्रॉल जो है, व्हाइट विट्रॉल में उसी तरह से जैसे COSO4 का था ना वैसे ही है, लिख ही देते हैं, क्या हो जाएगा ZnH2O4 SO4.H2O, यानी कि 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया रहता है और एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावे भी बहुत सारा अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो भी सल्फेट बनाता है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा क्या क्या, CaSO4 है कि नहीं, CaSO4.2H2O, MgSO4.7H2O, याद आ रहा है, और भी है BaSO4। इन चीजों में खासियत क्या है ना कि इन चीजों का नाम याद रखना पड़ता है आप लोगों को। CaSO4.2H2O जो है दिस इज व्हाट, जिप्सम, है कि नहीं। इसे आप लोग 373 केल्विन पर गर्म करोगे तो इसमें क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, क्या बन जाता है, COSO4.12H2O। एक्चुअली हाफ H2O तो होता नहीं है, तो उसे हम लोग डबल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, CaSO4 2.H2O। उसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जो कि आप लोगों ने क्लास 8-9 में जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। और एक चीज बोल दे कि यहाँ पर जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो नोट्स आप लोगों को ग्रुप में चला ही जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारा बात ऐसा हो सकता है आप लोगों को मिले जो कि कॉपी में हम नहीं लिखे रहे या नोट्स में, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को सुनने को मिले जैसे बहुत चीज यहाँ पर भी नहीं लिख रहे हैं, बोल के निकल जा रहा है, तो उन चीजों को आप लोग बॉर्डर ऑर्डर पर लिख लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी ऐसे ही होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी नया कुछ मिला उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चले जाओ, चाहे वो नया चीज आप लोग को टीचर से मिला या क्वेश्चन बैंक बना के मिला या असाइनमेंट बना के मिला, कहीं से भी आप लोगों को कुछ भी नया मिला तो उसे एक जगह कॉपी में नोट डाउन करते चले जाना। अगर आप बड़ा सपना देख रहे हो, अगर गुपचुप ही बेचना है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी नया नया चीज मिले ना तो वो कॉपी में एक जगह आप लोग लिखते चले जाना। इसका बेनिफिट बहुत सारा होता है। सबसे पहला बेनिफिट तो आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक जगह संग्रहित रहेगा, जब आप लोगों को पढ़ने की इच्छा हो, याद करने की इच्छा हो तो आप लोग भी कॉन्फिडेंट रहोगे कि सिर्फ इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो सारे चीज कवर हो जाएगा मेरा। और दूसरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल, कोई एक्स्ट्रा काम तो करना नहीं पड़ता है, सिर्फ कॉपी रटो, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। ओके, तो इसलिए जो भी चीज मिले इग्नोर नहीं करना कि बाद में लिखेंगे, क्योंकि बाद में लोग को बहुत कुछ लिखना रहता है और पिछला चीज भूलते चले जाता है। ओके, MgSO4.7H2O को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, इप्सम सॉल्ट, है ना, इसे हम लोग नाम से ही याद रखना है। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4.12H2O या फिर CaSO4 2H2O। BaSO4 को हम लोग बेराइट्स बोलते हैं, BARYTES, या बराइता भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो BaSO4 जो है इसे बेराइट से बोलते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि सल्फर जो है कई तरह के कंबाइंड फॉर्म में रहता है। अब अगर हम लोग बात करें सल्फाइड की, सल्फर सल्फेट के रूप में भी रह सकता है, ये सब तो सल्फेट का एग्जांपल दिया ना, और भी बहुत होगा, आप लोग को मिलेगा, लिखते चले जाना। सल्फाइड्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे Cu2S, बताओ तो इसका नाम क्या होगा, नाम ही याद रखना। ये मेटलर्जी में भी हम लोग देखेंगे, इसका नाम होता है कॉपर ग्लास, ठीक है ना। हम यहाँ बोलते जा रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो कोई मैटर नहीं है, जो बोल रहे हैं उसे सुनो ध्यान से। Cu2S जो है दैट इज कॉल्ड कॉपर ग्लास। CuFeS2 इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉपर पायराइट्स। ये जो है ये क्या है, कॉपर पायराइट्स, मेटलर्जी में भी देखते हैं इन चीजों को। FeS2 सिर्फ मिल जाए आप लोगों को, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, आयरन पायराइट्स, या इसे ही हम लोग फुल्स गोल्ड भी बोल देते हैं। FeS2 जो है इसे हम लोग आयरन पायराइट भी बोल सकते हैं या फिर फुल्स गोल्ड। एक्चुअली FeS2 ना देखने में सोना की तरह होता है, तो होता क्या है कि खदान वगैरह में, आयरन के खदान में कभी कभी FeS2 जो है आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे आप लोग मजदूर के रूप में काम कर रहे हो, खदान में जा रहे हो, खोद रहे हो, FeS2 के रूप में आप लोगों को मिल गया और वो देखने में बिल्कुल सोना के टाइप का लगेगा। आप लोग लगा 5 किलो सोना मिल गया, 5 किलो। अब क्या नौकरी कर रहे हैं, दौड़ ले ऊपर आए, मैनेजर को रेजिग्नेशन दिए, अब काम नहीं करेंगे, जा रहे हैं यहाँ, ले गए वही पथलवा लेके, वहां गए सोनार के दुकान में, भैया 5 किलो सोना है, 5.5 किलो पैसा लाइए, 2-4 करोड़ रुपया जितना होता है, हम अब नौकरी उकरी नहीं करेंगे, बैठ के समोसा का चेन लगाएंगे। चेन मतलब कि ठेला यहाँ से वहां लगे रहेगा। क्या करेगा सोना, उठा के फेंकेगा तोरे पर, फिर वहां पर लौट के बुद्धू घर के आए और वही मैनेजर साहब गलती हो गया, आप दोबारा से नौकरी पर रख लीजिए, बस वही सारा काम होना है। इसीलिए आयरन पायराइट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फुल्स गोल्ड, यानी कि तुम लोग का गोल्ड। ओके, तो ये जो FeS2 है ये भी तो एक तरह का सल्फाइड हुआ, और भी बहुत सारा, इन चीजों को याद रखना। PbS इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, गैलेना, GALENA, गैलेना। ओके, और भी है जैसे ZnS, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, जिंक ब्लेंड, HgS इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, सिनेबार, CINNEBAR। हम जान रहे हैं यहाँ पर दिखेगा नहीं,
हम बोल रहे हैं उन चीजों को याद करते चले जाओ। तो एचजीएस को क्या बोलते हैं, एक बार याद करते चले जाते हैं। एचजीएस मतलब सिनेबार, जेडएनएस मतलब जिंक ब्लेंड, CU2S मतलब कॉपर ग्लास, CuFeS2 मतलब कॉपर पैराइट, FeS2 मतलब आयरन पैराइट, PbS मतलब गैलेना। इन चीजों को याद करना है। CaSO4.2H2O जिप्सम, CaSO4 H2O उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर CaSO4.5H2O भी बोल सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। MgSO4.7H2O इप्सम सॉल्ट, BaSO4 बेराइट्स, CuSO4.5H2O ब्लू विट्रॉल, FeSO4.7H2O ग्रीन विट्रॉल, ZnSO4.5H2O व्हाइट विट्रॉल। ऐसा बहुत सारा चीज होता है और भी चीज मिलेगा, तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चले जाना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ऑक्सीजन किस किस रूप में पाया जाता है, सल्फर किस किस रूप में पाया जाता है। तो सेलेनियम और टेलुरियम की बच्चों बात करें तो सेलेनियम और टेलुरियम जो होता है रेयरली एबंडेंट एलिमेंट है, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है। और ये मेटल के सेलेनॉइड, क्योंकि ये सब का सब क्या है, नॉन मेटल, ऊपर का चारों नॉन मेटल है, तो वाजिब है कि ये सब का सब मेटल के साथ कॉम्बिनेशन करेगा। तो सेलेनियम जो होता है जैसे सल्फाइड होता है ना, Cu2S, जैसे Cu2S है उसी तरह Cu2Se, इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, सेलुनॉइड। टेलुरियम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Cu2T, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, टेलुनॉइड, टेलुरिनाइड। तो सेलुनॉइड, टेलुरिनाइड इन चीजों के रूप में सल्फाइड ओर में ही थोड़ा बहुत मिलता है। जैसे कि जिंक ब्लेंड वगैरह का जो आप लोगों को ओर मिलेगा ना, तो उसमें इंप्योरिटीज के रूप में थोड़ा बहुत मात्रा में उन्हीं मेटल्स का सेलुनॉइड, टेलुनॉइड ये सब चीज पाया जाता है। पोलोनियम के बारे में तो हमने पहले ही आप लोगों को बता रखा कि पोलोनियम एलिमेंट तो स्टेबल है ही नहीं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम थोरियम के चेन में हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और खुद का भी इसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत ही कम है या बहुत ज्यादा है, बहुत ही कम है। ओके स्टूडेंट, तो अब इन चीजों में रिलेटिव एबंडेंस अपॉन अर्थ क्रस्ट अगर आप लोगों को बताना हो तो सिंपल है, सीधे ऊपर, मतलब नो एक्सेप्शन, मतलब एबंडेंस की अगर हम लोग बात करें तो एबंडेंस ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, उससे कम सल्फर, उससे कम सेलेनियम, बहुत कम सेलेनियम, बहुत कम टेलुरियम, और पोलोनियम तो स्टेबल चीज ही नहीं होता है, तो उसका एबंडेंस में हम लोग चर्चा ही नहीं करते। ऐसे भी ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में, पृथ्वी का सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने आज के लेक्चर में ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बेसिक बातों को जाना और साथ ही साथ इन सारे एलिमेंट्स के एबंडेंस के बारे में भी जाना। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है और अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इन सारे एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, और उन सारे चीजों का वेरिएशन जो होता है पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मतलब कैसे कैसे वेरी होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। यहां तक अगर आप लोग आए हुए हो तो जरूर से आप लोगों के पेशेंस का बड़प्पन तो करना ही चाहिए। तो यहां तक आए हो तो मेरे लिए इतना काम कर दो कि इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, 1 मिनट लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा, और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर भी करो और उन लोगों को भी मोटिवेट करो कि इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। ओके स्टूडेंट।